अंता चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अंता के अंदर प्रमोद जैन भाया 59,462 वोटों के साथ में जीत दर्ज कर चुके हैं। नंबर 2 पे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन और नंबर 3 पे रहा है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। मेरे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापत और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा। इन दोनों से बात करेंगे क्योंकि मदन प्रजापत ने एक लंबा समय, पूरा 1 महीने से भी ज़्यादा का समय चुनाव अनाउंस होने के बाद में गुजारा है अंता के अंदर और ये वहाँ पे मैनेजमेंट करते हुए नजर आए। मदन जी, एक आरोप लगाया गया, वो आरोप ये है कि मैनेजमेंट की बात तो खूब रही, मैनेजमेंट करने का प्रयास खूब किया गया, पर लोगों के साथ जो अटैचमेंट होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई। आपके हिसाब से कैसे देखें इस चुनाव को? नहीं, देखिए, जो लोकतंत्र में जनता का फैसला होता है वो सर माथे होता है और जो जनता ने जनादेश दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की किसी लोकतांत्रिक संस्था पे या किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे। अब जो नतीजे आए हैं उस पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, शीर्ष नेतृत्व बैठेगा और जो भी हम जीत से भी सीखते हैं और हम हार से भी सीखते हैं वो चीज़ है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो हम अंता के अंदर रहे, टिकट उम्मीदवार की घोषणा हुई इससे पहले बूथ पे गए, बूथ पे जाने के बाद में जो नीचे से आवाज़ आई कि लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अभी वहाँ लड़ाई थी धन बल की और जन बल की, तो इस बार मैं समझता हूँ जन बल पे धन बल थोड़ा भारी हो गया। सरकार आपकी थी, आप धनबल में कैसे पीछे रह सकते हो? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये लोकतंत्र पे और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास करती है। ये कांग्रेस राज का हिसाब किताब थोड़ी ना है कि हार जाओ तो चुनाव आयोग पे ठीक ना। धनबल में कैसे पीछे रह सकते हो आप? सरकार आपकी है साहब प्रदेश में। तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं। लोकतंत्र में जो चीजें हमारे को छूट मिलती है उसी से चुनाव लड़ते हैं। ये कांग्रेस की परिपाटी जो है वो आप जानते हो अच्छी तरह, आप पत्रकारिता करते हुए इतना लंबे समय हो गया आपको। आप अंता इतना लंबे समय दे के आए हो, आप बता दो कांग्रेस की परिपाटी कैसे जीते चुनाव? आपको जनता ने वोट दिया इसलिए जीते। जनता जनवरी हुआ ना, जनवरी हुआ ना, हुआ तो जनबल। जो जनादेश है वो जीते हैं। बाकी परिस्थितियां जो है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूं नहीं जो आके ये बोलूं चुनाव हारते कि नहीं, इस बार तो ईवीएम खराब थी, फिर चुनाव हार जाओ तो इस बार चुनाव आयोग खराब था, फिर चुनाव आयोग हार जाओ तो इस बार न्यायालय खराब था। स्पष्ट शब्दों में जो जनता का जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हैं। मैंने कहा था ना, प्रदेश प्रवक्ताओं से आपकी बात करा रहा हूँ, इतनी आसानी से ये जो है वो मेरे बातों में आने वाले नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ में ये पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो कांग्रेस के माथे ही फोड़ दिया है। खैर मदन जी, कमी क्या रहेगी? देखिए, कमी पे अब शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, बड़े नेता आपके हिसाब से, आप वहाँ रहे हो, इतना लंबे समय रहे हो, वहाँ कमी कहाँ रहेगी? चुनाव एक तरफ हमारी कोई बात कहने के अंदर हम जनता के जो है वहाँ तक हमारा मैसेज सही ढंग से नहीं पहुँचा हो। जनता का जो जनादेश है उसके अंदर त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के अंदर कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। इन सब चीज़ों पर मंथन होएगा। ये मंथन के बाद में आपको निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा कि जो कमी होगी उसमें सुधार किया जाएगा। एक सीट से सरकार के कार्य का फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं कर सकते। वो अपन उस पे जा भी नहीं रहे। आज मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी को जिस तरीके से सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अंता में मोरिया बुला दिया। इस राजस्थान के अंदर पहले भी उपचुनाव हुए हैं और ये मिला के 8 हो गए। ये मिला के 8 उपचुनाव हो गए। उसमें से जो है 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। कांग्रेस के पास में इससे पहले इसको मिला के 4 सीटें थी। इसके अलावा उनमें से 3 पे जो है जमानत जब्त हो गई। पंचायत राज के 36 चुनाव में से 28 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने यहाँ पे एक पंचायत समिति का सदस्य नहीं जिता पाए। तो मोरिया कभी और किसका बुला, ये कांग्रेस को मंथन और विश्लेषण करना चाहिए। और बिहार में जो मोरिया बुला उसका भी विश्लेषण मैं समझता हूँ कांग्रेस को करना चाहिए। आत्मचिंतन नहीं करेंगे। कल सुबह से लेके कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बोल ही दिया था और कल और आप और देख लेंगे कि चुनाव आयोग भी आ जाएगा, न्यायालय भी आ जाएगा, ईवीएम भी आ जाएगी। इन सबको स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस को। मैं फिर कहता हूं, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की जो नीतियां हैं, मैं जनता के बीच में रहा हूं, चुनाव से उसका एक सीट से विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से उस पे कोई नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूरी मेहनत की है, नजर भी आया है, दिखाई दिया है। 2 बार रोड शो करना, मुख्यमंत्री बिहार भी जा रहे थे, अंता भी पूरी नजर रख रहे थे, वॉच कर रहे थे। मुख्यमंत्री की मेहनत के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। वसुंधरा जी ने पूरी मेहनत की है। सवाल ये खड़ा होता है वहाँ पे कि एक नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार आया। एक समय में ऐसा
ऐसा लग रहा था कि ये उम्मीदवार जो है ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, पर जैसे जैसे नतीजे निकल के आए उन्होंने दिखाया कि वो नुकसान भाजपा को कर गया। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये सवाल आपको मैं समझता हूँ कांग्रेस से पूछना चाहिए। जो कल तक नरेश मीणा को वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता रहे थे, आज उसी नरेश मीणा के कसीदे पढ़ रहे हैं और आज उसी के बीच में कई चैनलों पे उनके प्रवक्ता बैठ के वो कर रहे हैं। तो ये सवाल शायद जो मैं समझता हूँ आपको बेहतर होगा कांग्रेस से पूछे कि जब तक कब तक। पर नुकसान तो आपको कर बिल्कुल नुकसान हुआ है, और नुकसान के मैं कह रहा हूँ ना, शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, चिंतन करेगा, मंथन किया जाएगा और हार के जो भी कारण रहे हैं उनको हम सामूहिक है, इसमें हमारी सामूहिक जीत होती है और सामूहिक हार होती है। उसके अंदर हम मानते हैं उसमें मदन प्रजापति का भी अगर मैंने काम किया है तो उस हार के अंदर मेरा भी उतना ही योगदान है जितना सबका है। जातीय समीकरण को साधने में वहाँ कोई कमी रह गई क्या? जैसे माली वोटों का आकलन गलत हो गया, धाकड़ वोटों का आकलन गलत हो गया, वो वोट हाथ में थे निकल गए, छिटक गए, उसमें कोई आशीष जी, जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो अपने अपने तरीके से रणनीति बनाते हैं। कहीं पे रणनीति पास हो जाती है, कहीं पे रणनीति के अंदर कुछ कमियां रह जाती है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर जगह रणनीति बनाए और वो पास हो जाए। तो ये समय के अनुसार चेंज होती रहती है। हमारी जो रणनीति थी, हमने जो चुनाव में गए, जिन रणनीतियों को साथ लेके काम किया, उसमें कमी है, इसीलिए हम चुनाव हारे होंगे। तो उसके ऊपर विश्लेषण होगा। एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि क्या टिकट अनाउंस होते समय निकल गया था क्या? क्या प्रचार करने के लिए परफेक्ट टाइम था या समय पूरा मिला था क्या? मैं वो नहीं जाएंगे, क्योंकि टिकट से पहले जो जिस तरीके से मैं बूथ पे गया, जनता के बीच में गया, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि यहाँ परिवारवाद, व्यक्तिवाद, हम चुनाव हारे या जीते वो अलग विषय है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं को पूर्ण मौका देते हैं। और जो टिकट वितरण होता है वो सर्वे, समीकरण और सहमति से टिकट वितरण होता है, उसमें कोई जल्दी नहीं होती। कांग्रेस के पास में उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो हम जानते हैं कि बाड़मेर में हेमाराम चौधरी ने कहा कि बाड़मेर के बढ़ते कदमों को कांग्रेस ने मेवाराम जैन के पास में गिरवी रख दिया। उसी तरीके से आप भी बारा और अंता गए, प्रमोद जैन भाया के अलावा और कोई कार्यकर्ता था क्या? आज चुनाव की घोषणा हुई और दूसरे दिन प्रमोद भाया का नाम घोषित कर दिया। कोई चिंतन नहीं हुआ, कोई मंथन नहीं हुआ, कोई पैनल नहीं बना। हमारी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है कि जनता के बीच में जाना, सर्वे करना, समीकरण देखना। प्रक्रिया आपकी प्रक्रिया पे कोई सवालिया निशान है ही नहीं सर। आपकी प्रक्रिया पे कोई सवालिया निशान है ही नहीं सर। सवाल तो ये है, वो प्रक्रिया होने के बावजूद भी सीट गवा दी ना आपने। उनके कोई प्रक्रिया नहीं थी, फिर भी दो लोग जब चुनाव होते हैं, दो लोग लड़ते हैं तो एक जीतता और एक हारता है। हाँ। तो इसका मतलब तो यह है कि हम कहीं हारते हैं, कहीं जीतते हैं, तो कभी कभी इसका भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हम हार को भी उतनी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं जितनी ईमानदारी से हम जीत को स्वीकार करते हैं। ये देखिए, प्रदेश के प्रवक्ता हैं मदन प्रजापति, लंबे समय वहाँ लगा के आए हैं और बड़ी हिम्मत के साथ में और बड़ी मजबूती के साथ में उस हार को स्वीकार कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई ना कोई कमी रह गई जिसकी वजह से हारे हैं। अगर क्योंकि सब कुछ पूरा हो गया होता, परफेक्ट होता, तो जीत हो गई होती। मेरे साथ में पंकज मीणा भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। पंकज जी, एक बड़ा सवाल, आ जाओ अरुण जी, आप भी आ जाओ। देखो अरुण जी भी आ गए, पंकज जी के पास चलेंगे, इससे पहले अरुण जी से ही बात कर लेते हैं। हाँ अरुण जी, कैसे देख रहे हो इसको? देखो, बिहार में बहुत बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। मना ही नहीं कर रहे, हम तो अंता की बात कर रहे हैं। अंता में तो क्या है, देखो कुछ छोटी मोटी चीजों पे इतना अपन ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब एक सीट थी, वो छोटी मोटी कौन सी चीजें रह गई? छोटी मोटी अंता छोटी चीज थी जो इतनी बड़ी लड़ाई के लिए लड़ रहे थे बिहार के। चार मुख्यमंत्री पहुंच गए, 2 उप मुख्यमंत्री पहुंच गए, 1 दर्जन मंत्री पहुंच गए, इतने सारे प्रवक्ता पहुंच गए, इतने सारे सांसद पहुंच गए, विधायक पहुंच गए, और इससे बड़ा क्या चाहते थे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ही रह गए थे बस। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ही तो हैं जो गए थे। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही तो हैं। इस चीज का जवाब आता हूँ आपके पास। हाँ जी, जो भी गए थे प्रचार करने, चाहे वो मुख्यमंत्री थे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो भी थे, वो थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता। काम है पार्टी का प्रचार करना। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। और हार और जीत किसी न किसी की होनी है, ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं। इस बार, अगली बार फिर और जोर से लड़ाई लड़ेंगे। अगली बार तो अब समय 28 में आएगा ना, 28 में आएगा तो 28 में और जोर से लड़ेंगे अपन। नहीं आशीष जी, जो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गए, उप मुख्यमंत्री की चुनाव होता है, दोनों पार्टी अपने अपने नेताओं को भेजती है। गोविंद सिंह डोटासरा जी गली गली घूम रहे थे, सुखविंदर सिंह रंधावा जी भी वहां थे, टीकाराम जूली भी वहां थे। तो चार मुख्यमंत्रियों में एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 2 बार सचिन पायलट जाए, 2 बार अशोक गहलोत जी जाए, गली गली गोविंद सिंह डोटासरा घूम रहे थे। 5 दिन तक टीकाराम जूली वहां थे, सुखविंदर सिंह रंधावा वहां थे, जिनका पंजाब से आते नहीं है, फिर भी वो जा रहे थे, कहीं चबूतरे पे बैठ रहे थे। ये हर पार्टी के अपने नेताओं को जाने का अधिकार है, लेकिन हो सकता है शायद आप उनको बड़ा नेता नहीं मानते हो या बड़ा जनाधार वाला नेता नहीं मानते हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनाधार वाला
मानते हो? देखो ये भाजपा का टैलेंट है कि इनने कहीं ना कहीं इन्होंने मेरे को ही अब लपेटना शुरू कर दिया है भाई। ना तो मैंने बड़ा कहा ना छोटा कहा, मैंने कहा 4 मुख्यमंत्री पहुंचे, 1 प्रेजेंट मुख्यमंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल है। ठीक है, अब मदन जी कोई बात नहीं, अब आप जैसे भी, हाँ जी पंकज जी, इस पूरे चुनाव को नरेश मीणा ने एक अलग दिशा दे दी। ये पूरा चुनाव कोई माने ना माने, नरेश मीणा ने इस चुनाव का रुख बदल दिया। ये चुनाव जब होते हैं तो विभिन्न प्रकार के कैंडिडेट आते हैं, कुछ राजनीतिक दलों से प्रतिबद्धता वाले आते हैं, कुछ जातीय प्रतिबद्धता वाले आते हैं और कुछ न्यूसेंस वाले आते हैं। परंतु राजस्थान की राजनीति का एक बहुत अच्छा फेस अभी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं। जातीय प्रतिबद्धता और वाणी की शुचिता नहीं रखने वाले लोगों को बार बार राजस्थान की जनता रिजेक्ट कर रही है। उदाहरण अगर हम देखें तो नरेश मीणा का जो स्टार प्रचारक है हनुमान बेनीवाल, वो कुछ समय पहले अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी खींवसर हार गए थे। उनकी धर्मपत्नी को खींवसर की जनता ने चारों खाने चित कर दिया था। नरेश मीणा के दूसरे स्टार प्रचारक थे राजेंद्र गुड़ा, वो अपनी खुद की उदयपुर वाटी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव हार गए थे और नरेश मीणा 2 साल के अंदर तीसरा चुनाव हारे। तो मुझे ये लगता है कि राजस्थान की जनता और राजस्थान के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पहली बात तो राजस्थान की जनता को जातिवादी नेता नहीं चाहिए। दूसरी बात, जिस नेता को अपनी वाणी भी शुचिता नहीं है, अब उनका खुद का नेता का कैडर ऐसा नहीं है कि वो 3 लोगों के से तमीज से बात कर सके, ऐसे लोगों को राजस्थान की जनता तुरंत नकार देती है। नहीं, राजस्थान की जनता ने नकार दिया। अब आपको क्या लग रहा है कि नरेश मीणा का भविष्य क्या नजर आ रहा है? देखिए, भविष्यवाणी तो भविष्यवक्ता करेगा, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की राजनीति में किसी को सफल होना है तो निश्चित रूप से जनता की चिंता करना प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, ना कि अपनी जाति के वोट के आधार पर नेता बने या फिर उपनांग बोले। ऐसे लोगों की मेरे को लगता नहीं है राजस्थान की कोई गुंजाइश है। जिसको भी राजस्थान की राजनीति में सफल होना है उसको निश्चित रूप से केवल और केवल राजस्थान की जनता और राजस्थान के विकास की चिंता करनी होगी। क्या नरेश मीणा की जो रणनीति थी वो बैकफायर कर गई भाजपा पे? नहीं, देखिए, नरेश मीणा की क्या रणनीति थी वो नरेश मीणा जाने, परंतु जब चुनाव होता है तो मैं चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे पंचायत राज की पंचायत समिति मेंबर का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तक का जो कार्यकर्ता है वो पूरी शिद्दत के साथ चुनाव के अंदर अपना 100% देता है। अंतर चुनाव के अगर हम देखें तो मैं इस बात की तारीफ करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना 101% वहाँ दिया और जिस प्रकार से चुनाव प्रबंधन में हमने रात दिन एक किया कार्यकर्ताओं ने, ये वास्तव में तारीफ की काबिल है और बधाई के पात्र अंत में जो कार्यकर्ता चुनाव में लगे थे वो। चलिए साहब, चुनाव तो हो चुका है, जीत हार का फैसला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सीट गंवा चुकी है, नंबर 2 पे है। कांग्रेस ने ये सीट जीत ली है। कांग्रेस हमलावर है, विकास के ऊपर सवाल उठा रही है। विकास के मुद्दों को लेते हुए डोटासरा कह रहे हैं कि विकास के लिए जनता ने प्रमोद जैन भाया को चुन लिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय आपको दिखा देते हैं, खाली पड़ा हुआ है। बिहार में एक बड़ी जीत हुई है, उसके बावजूद कार्यालय के अंदर सन्नाटा है। हो सकता है थोड़ी बहुत देर के अंदर यहाँ पे कोई जश्न का माहौल नजर आ जाए, पर अंततः फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान इकाई को चुभ रहा है, बहुत चुभ रहा है। ये महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, चुनाव जब होते हैं तो बच्चे पास हो जाएं, घर का एक बच्चा फेल हो जाए, दिक्कत तो आती है साहब। चुनाव जब होते हैं तो हार जीत का प्रभाव निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। अंतर चुनाव हारे हैं तो थोड़ी सी निराशा जरूर है, परंतु अगर इसको थोड़ा वृहद परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार का चुनाव जो राजस्थान के पूरे देश के लिए बहुत अहम था, वहाँ हमने पिछली बार से 40% अधिक सीटें लेके, या यूँ कहिए कि जो सुपड़ा साफ करने के शब्द होता है इसकी नई डेफिनेशन हमने वहाँ घड़ी है। 205 सीटों के ऊपर आज एनडीए गठबंधन आगे है और भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ता है और 95 सीटों पर आज अभी जीतने की ओर अग्रसर है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं आया होगा जब सफलता का प्रतिशत 95% हो। तो इससे अच्छा और इससे ज़्यादा खुशी का कोई मौका आज पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए नहीं हो सकता, जो बिहार के जनता ने हमको दिया है। देखिए साहब, 95% सफलता का रेशो है। सुपड़ा साफ करने की नई डेफिनेशन लिख दी है, पर कार्यालय की मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ, कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है, कार्यकर्ता यहाँ नहीं आया है, कार्यालय सूना पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एक दंश है, कहीं ना कहीं एक दर्द है अंता की सीट को लेके। भाजपा के मन के अंदर था अंता जीत रहे हैं, अंता जीतना चाहते हैं, पर अंता हाथ से निकल गई। देखिए, कांग्रेस बिहार के अंदर सिर्फ
नगण्य सीटों के ऊपर रह गई है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में इस टाइम पे रौनक है क्योंकि अंता उन्होंने जीत लिया है। पंकज जी ऐड करे बिना जाएंगे नहीं जी। देखिए, अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय से यहाँ सर्कुलर आया है और सर्कुलर ये कह रहा है कि किसी प्रकार का जीत का जश्न नहीं मनाना। तो ये बात ठीक है कि बिहार में कांग्रेस जीत का जश्न नहीं मनाएगी। अब जो अभी हम जिस क्षण बात कर रहे हैं इसके बाद में कोई वहाँ जीत का जश्न पीसीसी मुख्यालय में नहीं होगा। तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि वहाँ बिहार में 40 सीटों पे लड़ने के बाद में केवल 2 सीटों पे कांग्रेस आगे है। तो जो सफलता का प्रतिशत कांग्रेस का केवल 5% आ रहा है। आपके तो सर्कुलर नहीं आया, आपके तो जश्न होगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचेंगे, फिर आपके यहाँ सर्कुलर जैसा माहौल क्यों है? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ जश्न होगा और भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश में और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो कार्यकर्ता बैठा है, बिहार की शानदार जीत से बिहार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रफुल्लित है। और मुझे ये लगता है कि जो जिस जश्न की आप अपेक्षा कर रहे हैं अभी कुछ देर में आपको यहाँ प्रदेश कार्यालय में भी दिखेगा। देखिए साहब, हमने कुछ किया हो ना किया हो, अंता चुनाव हारने के बाद में प्रदेश प्रवक्ता के चेहरे पे मुस्कान तो ले आए हैं। ये देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, आपने शुरू में भी देखा था, अब भी देख रहे हैं। खैर, हार जीत चुनाव के अंदर चलती रहती है। अब मंथन होगा, मंथन में ये निकालने का प्रयास किया जाएगा कि क्या कारण थे जिनकी वजह से ये हार हुई है। क्या नरेश मीणा वाली रणनीति बैकफायर कर गई भारतीय जनता पार्टी को? क्या नरेश मीणा से जो उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को वो उल्टी पड़ गई? कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों पे मंथन होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।